नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड की यूनिट नंबर 7 के बारे में। यूनिट 6 आपकी हो चुकी थी। लास्ट यूनिट का नाम था जेरियाट्रिक हेल्थ केयर। आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के बारे में, जो कि आपने साइकेट्रिक में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, लेकिन आपके सिलेबस में जो दे रखा है उसको पढ़ना तो जरूरी है। उसमें आपको केवल एक नाम दे रखा है, क्या? रिव्यू करके डिसऑर्डर और प्रोग्राम्स वगैरह लिख के उसमें आपको एक दे रखा है रिव्यू। ओके, रिव्यू करके आपको पूरा देखना है। तो ज़्यादा डीप जाएंगे नहीं, क्योंकि साइकेट्रिक में पढ़ लिया, इतना पढ़ेंगे जितना आपको अभी काम में आ सके। ओके, तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। चलो सर, करते हैं, कर ही देते हैं। चलो 7वें तक तो आ चुके हैं। 13 यूनिट है शायद आपके कम्युनिटी में, तो वो करवा देंगे वन बाय वन। डेली चल रही है रेगुलर क्लासेस। तो सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता क्या है सर? क्या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता क्या है? यूनिट का नाम है तो यूनिट का इंट्रो थोड़ा लेके चलते हैं। तो यूनिट का इंट्रो कुछ इस तरह से है कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। पहले तो ये बताइए कि स्पीड अप सही है, स्पीड सही है? अब आवाज़, पहले बहुत कमेंट आ रहे थे कि सर स्पीड तेज़ है, कम करो, कम है या तेज़ करो, तो अब ठीक है। चलो, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स आर कंडीशंस दैट अफेक्ट द पर्सन्स थिंकिंग, इमोशंस, बिहेवियर एंड एबिलिटी टू फंक्शन डेली लाइफ। कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर एक ऐसे फंक्शंस, ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिससे अगर कोई व्यक्ति है, कोई इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल को अगर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कि मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है अगर वो, तो उसके थिंकिंग, उसके इमोशंस, उसके बिहेवियर और जो डेली लाइफ में जो काम करता है, चाहे वो कुछ भी काम करता हो, पढ़ता हो, सोता हो, गाता हो, जो भी कुछ करता हो, वो क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, सही तरीके से नहीं कर पाएगा, वो अफेक्ट हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। ओके, ये होता है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। अब बहुत सारे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। साइकेट्रिक में हमने 2 क्लासेस में डिवाइड किया था। एक तो साइकोसिस करके था और एक न्यूरोसिस करके था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, साइकोसिस में भी 2 टाइप का था, ऑर्गेनिक एंड फंक्शनल साइकोसिस। ठीक है, और जो न्यूरोसिस था, इसमें मैंने बताया था क्या? पोहा। क्या बताया था? पोहा। पी से फोबिया, ओ से ओसी, ओ से, हाँ बिल्कुल, ओसीडी। एच से हिस्टेरिया और ए से एंजाइटी। ये तो हो गया न्यूरोसिस। और साइकोसिस है, साइकोसिस दो था, ऑर्गेनिक साइकोसिस एंड फंक्शनल साइकोसिस। इसी में सिजोफ्रेनिया, ठीक है, आपके मूड डिसऑर्डर आ गया, डिमेंशिया एटसेट्रा, सब इसी में आते थे। और अदर्स करके एक और था। क्या था? अदर्स करके उसमें सारे जैसे पीटीएसडी आ गया, साइको सब्सटेंस एब्यूज आ गया, वो सभी उसमें था, स्लीप डिसऑर्डर एटसेट्रा, जो भी चीज़ें थी फालतू की, वो सब क्या थी? अदर्स करके थी। तो न्यूरोसिस और साइकोसिस में हमने देखा था, साइकोसिस वाले को तो अपनी बीमारी के बारे में पता नहीं रहता, अवेयरनेस नहीं रहती, जबकि न्यूरोसिस वाला है, न्यूरोसिस को अवेयरनेस रहती है सर। ओके, साइकोसिस वाले को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत होती है, जबकि न्यूरोसिस को नहीं होती है। ठीक है, ऐसे कुछ आपके हमने पढ़ाया था मेरे साइकेट्रिक में, समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत याद भी आ गया होगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं आज का। जो आपको फर्स्ट डिसऑर्डर या डिजीज दे रखी है, डिप्रेशन। क्या दे रखी है? डिप्रेशन करके आपके सिलेबस में दे रखा है। तो देखिए सर, डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन अगर किसी को हो जाता है तो क्या करेगा वो? सपोज करो कभी कभी आपका मूड ऑफ हो जाए। पहली चीज तो डिप्रेशन और मेनिया, ये दोनों क्या है? मूड डिसऑर्डर है। क्या है? मूड डिसऑर्डर, डिप्रेशन और मेनिया। सिलेबस में आपको अभी मेनिया नहीं दे रखा है, डिप्रेशन दे रखा है, तो हम डिप्रेशन देखेंगे। बाकी सब हमने साइकेट्रिक में देख लिया। डिप्रेशन, डिप्रेशन में क्या होता है सर? एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि जिस भी व्यक्ति को डिप्रेशन होता है, वो क्या करता है? वो क्या करता है? परसिस्टेंट सैडनेस होता है, उसको किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं रहता है। एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि उसमें इंटरेस्ट चला जाता है उसका किसी भी काम से, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, डिक्रीज पीएमए। पीएमए मतलब कि, बिल्कुल सर, लो एनर्जी, साइकोमोटर एक्टिविटी, और एनर्जी लो हो जाती है उसकी, इंटरेस्ट नहीं रहता है किसी भी काम में। तो वो कंडीशन कौन सी होती है? डिप्रेशन होता है। तो ए मूड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट सैडनेस एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट, वो कहलाता है डिप्रेशन। अब डिप्रेशन होता क्यों है? कारण क्या क्या है डिप्रेशन का? तो कारण देखो, वही जेनेटिक फैक्टर हो गया, स्ट्रेसफुल इवेंट्स। कुछ लाइफ में ऐसे इवेंट्स आते हैं जिसको वो पसंद नहीं करता, और टेंशन में आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, तो वो हो गया। क्रोनिक इलनेस हो गई। क्या हो गया? बिल्कुल सर, क्रोनिक इलनेस हो गई। और न्यूरोकेमिकल इम्बेलेंस या फिर न्यूरोट्रांसमीटर इम्बेलेंस। तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इसमें अफेक्ट रहता है? तो एक की अगर हम बात करें तो सेरोटोनिन नाम सुना होगा आपने। सेरोटोनिन, वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। सेरोटोनिन और नोर एपिनेफ्रिन दोनों है, सेरोटोनिन और नोर एपिनेफ्रिन दोनों क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं, उनका लेवल डिक्रीज हो जाता है न्यूरोट्रांसमीटर का, एनटीएम। ठीक है,
तो इसके कारण डिप्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। चलो सर, और भी बहुत कुछ कारण थे लेकिन मेनली यही है। आगे बढ़ते हैं हम। साइन एंड सिम्टम्स। तो अगर किसी को डिप्रेशन है तो वो कैसा करेगा, क्या फील करेगा वो? तो वो सैडनेस रहेगा, फैटिक थकान रहेगी, स्लिप नींद नहीं आएगी, उसको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, नींद नहीं आएगी, पुअर कंसंट्रेशन, किसी भी चीज़ पर वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, सुसाइडल थॉट्स आएंगे। क्या आएंगे? सुसाइडल थॉट्स की क्या करेंगे जी के, बहुत कुछ सह लिया, मर जाना ही अच्छा है, ठीक है। तो ऐसी उसको क्या है कंडीशन आएगी। साइकोमोटर एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, सही तरीके से बोल नहीं पाएगा, कुछ आइडिया आएगा नहीं उसको, ठीक है। ये साइन एंड सिम्टम्स को देखने को मिलते हैं। अब मैनेज कैसे करें? तो मैनेजमेंट के लिए हमारे पास देखो, डायग्नोसिस अगर आपसे पूछे तो डायग्नोसिस में वही फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, हिस्ट्री कलेक्शन हो गया, ठीक है, और MSE मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। वैसे तो कोई ज़रूरी है नहीं सर देखो, लेकिन हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट के लिए काउंसलिंग कराएंगे, काउंसलिंग कराएंगे सर, एंटी डिप्रेसेंट देंगे, काउंसलिंग कराएंगे, एंटी डिप्रेसेंट देंगे। एंटी डिप्रेसेंट क्या आती है? तो सर एंटी डिप्रेसेंट अगर एक नाम बताए तो जैसे SSRI नाम सुना होगा आपने, SSRI हो गया, SNRI हो गया, TCA हो गया, ठीक है, बहुत सारी है। तो आप तो केवल SSRI कर लो, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टेक इनहिबिटर्स, ठीक है। फैमिली सपोर्ट, रेगुलर फॉलोअप और थेरापेटिक थेरापेटिक ट्रीटमेंट देंगे, और साइकोथेरेपी भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये तो हो गया मैनेजमेंट पर। प्रिवेंशन कैसे करें कि अब क्या करें कि डिप्रेशन हो ही नहीं हमें? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? स्ट्रेस रिडक्शन। जो भी कारण से हो रहा है, क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, उनको बचना है तो उनसे क्या कर दो, उनसे बचो आप, तो डिप्रेशन नहीं होगा। तो स्ट्रेस है तो स्ट्रेस रिडक्शन करो, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड अर्ली ट्रीटमेंट, इससे हम उसको बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा डिसऑर्डर आता है न्यूरोसिस का, एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी क्या होता है? एक्सेसिव फियर, वरी और नर्वसनेस अफेक्टिंग डेली एक्टिविटीज़। डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ है वो क्या हो जाए, अफेक्ट हो जाए। अगर डेली लाइफ की एक्टिविटी अफेक्ट हो जाए, नर्वसनेस और ज़्यादा डर लगे, टेंशन रहे, तो वो क्या है, एंजाइटी आती है, ठीक है, घबराहट हो, है ना, अनईजीनेस बोलते हैं जिसे, एंजाइटी होती है। अब इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, किसी को एंजाइटी है तो रेस्टलेसनेस हो जाएगा, पाल्पिटेशन हो गया, स्वेटिंग, पसीने आएंगे, ट्रेमर्स, बताइए आपको क्या होता है, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, वही सब में सिम्टम्स वगैरह सेम ही होते हैं। मेनिया है उसमें अलग होता है, डिप्रेशन में अलग होता है। मैनेजमेंट क्या करें सर? एंजाइटी हो रही है, रिलैक्सेशन टेक्निक दो, काउंसलिंग, एंटी एंजाइटी ड्रग देंगे सर, और इमोशनल सपोर्ट, ओके, ये हम काम करेंगे। SSRI भी अपन दे सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक्सरसाइज, योगा, ठीक है, एडिक्वेट स्लिप्स, तो ये हम उससे प्रिवेंशन के लिए हम कर सकते हैं। चलो सर, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है सीजोफ्रेनिया। क्या आता है? सीजोफ्रेनिया आपको बताया भी था इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में आया भी था आपके, ठीक है। तो सीजोफ्रेनिया क्या होता है? सीजोफ्रेनिया एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकेट्रिक डिसऑर्डर, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है, जिसको हम कौन से चैप्टर में रखते हैं? ICD-11 के अकॉर्डिंग उसको हमने F20 से F29 के बीच में रखा, F20 से F29 के बीच में रखा था, बताया था मैंने आपको पहले। तो सीजोफ्रेनिया क्या होता है? सीजोफ्रेनिया नॉट ए डिसऑर्डर, इट्स सिंड्रोम। ये एक सिंड्रोम होता है जिसमें होता क्या है, BAT डिस्टर्ब हो जाता है। इट इज़ ए क्रॉनिक मेंटल डिसऑर्डर अफेक्टिंग थॉट, इमोशंस एंड बिहेवियर, ये हम बोल सकते हैं BAT, बिहेवियर अफेक्ट थॉट, ठीक है। बिहेवियर अफेक्ट और थॉट क्या हो जाते हैं? अफेक्ट हो जाते हैं, यानी कि प्रभावित हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिहेवियर अफेक्ट एंड थॉट क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर किसी के, तो वो सीजोफ्रेनिया में आएगा, ठीक है सर। सीजोफ्रेनिया वर्ड है, सीजोफ्रेनिया वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो सीजो, एक फ्रेनिया, ठीक है। सीजोफ्रेनिया जिसका मतलब क्या होता है? स्प्लिट इन द माइंड। क्या होता है? स्प्लिट इन द माइंड, यानी कि दिमाग में या माइंड में क्या हो गई, दरारें आ गई है सर, स्प्लिट इन द माइंड, ठीक है। ओके, आगे चले। चलो सर, तो जहाँ तक हमने देख लिया है, आगे आता है होता क्यों है। तो वैसे इसके कोई एक कारण तो है नहीं, फिर भी जैसे कि बताया तो वही रिस्क फैक्टर हो सकता है। इसके ईटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो कॉज इज़ अननोन, बट जैसे जेनेटिक फैक्टर हो गया, ठीक है, एज ग्रुप 20 से 40 के उम्र में ज़्यादा होता है, मेल और फीमेल दोनों में कॉमन रहता है, यानी कि मेल में ज़्यादा होगा, फीमेल ज़्यादा होगा, दोनों में कॉमन है। न्यूरोट्रांसमीटर की अगर हम बात करते हैं तो डोपामाइन, कौन सा? डोपामाइन एंड सेरोटोनिन,
डोपामाइन एंड सेरोटोनिन है, दोनों का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, न्यूरोट्रांसमीटर में। और लो आईक्यू लेवल में ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, चले आगे। इसके टाइप वगैरह भी बहुत थे, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे उनको, क्योंकि पहले देख लिया। एक आपसे पूछ ले कि वापस बता देते हैं आपको, सिजोफ्रेनिया किसका डिसऑर्डर है? तो सिजोफ्रेनिया इज अ डिसऑर्डर ऑफ थॉट एंड परसेप्शन। थॉट एंड परसेप्शन। ओके, चलो सर, सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। कॉजेज हमने देख लिया, सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं इसके। तो सिम्टम्स को देखो, एक तो 4A सिम्टम्स आपने सुन रखा है, ना? वो नहीं बताया मैंने आपको अभी, इसमें स्लाइड नहीं लेके आया मैं, क्योंकि आपने पढ़ रखा है। हमने सिम्टम्स को 2 टाइप में क्लासीफाई कर लिया है। हमने पहले 2 अकॉर्डिंग टू टिमोथी क्रो और यूजेन ब्यूलर, 2 के अकॉर्डिंग हमने पहले सिम्टम्स देखे थे साइकेट्रिक में, अगर याद हो आपको तो। आज हम देखते हैं केवल टिमोथी क्रो के अकॉर्डिंग। टिमोथी क्रो के अकॉर्डिंग सिम्टम्स देखते हैं। तो पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स दो में क्लासीफाई कर रखा है। पॉजिटिव सिम्टम्स डिल्यूजन हो गया, हेलुसिनेशन हो गया, डिसऑर्गेनाइज स्पीच हो गया। जबकि नेगेटिव में क्या क्या आता है? सोशल विड्रॉल, लैक ऑफ मोटिवेशन, फ्लैट अफेक्ट। ठीक है, वायलेंट बिहेवियर हो जाएगा किसमें? पॉजिटिव में। और इसमें क्या होगा? एपैथी, स्टूपर, म्यूट एंड मोशननेस किसमें होगा? नेगेटिव सिम्टम्स में होगा। ठीक है, अरे कुछ आ रहा है समझ में नहीं आ रहा? साइकेट्री में पढ़ रखा है, ये तो आया होगा। 4A सिम्टम्स बता देते हैं आपको एक बार। 4A सिम्टम्स, 4A सिम्टम्स में क्या क्या आता है? एक तो आता है एसोसिएटिव लूजनेस। ठीक है, लिख लो बल्ली साहब, एसोसिएटिव लूजनेस। दूसरा है आपको, दूसरा है एम्बीवैलेंस। एम्बीवैलेंस, जिसमें एक ही व्यक्ति के उसको दो दो वो दिखते हैं, ये ऐसा भी है, ऐसा भी है। ठीक है, अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट, तीसरा है अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट। ठीक है, चौथा लास्ट सिम्टम्स है ऑटिज्म। कौन सा? ऑटिज्म। ये 4A सिम्टम्स हो गए, पढ़ रखा है बहुत अच्छे से हमने। आगे देखते हैं मैनेजमेंट क्या करे। तो मैनेजमेंट के लिए हम देंगे एंटी साइकोटिक ड्रग्स। कौन सी ड्रग? एंटी साइकोटिक ड्रग्स। कोई एक एग्जांपल बता दो एंटी साइकोटिक का। तो एंटी साइकोटिक का एग्जांपल हम बताए तो वही हेलोपेरिडोल हो गया, CPZ, क्लोराप्रोमाजाइड, रेस्पेरिडोन। ठीक है, ये सभी किस में आता है? एंटी साइकोटिक में आता है। साइकोथेरेपी हो गया, फैमिली एजुकेशन हो गया, रिहेबिलिटेशन हो गया। ठीक है, मैनेजमेंट कर लिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं डिमेंशिया। व्हाट इज डिमेंशिया? मेमोरी लॉस, तो प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन द मेमोरी एंड कॉग्निटिव फंक्शंस डिमेंशिया होता है। कॉजेज की बात करते तो एल्जाइमर डिजीज, स्ट्रोक एंड ब्रेन डिजीज। ठीक है, ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, उसके कारण होता है ये। तो सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेगा? तो मेमोरी लॉस हो जाएगी, कन्फ्यूजन होगा, डिफिकल्टी परफॉर्मिंग डेली एक्टिविटीज, ये आप सब में लिख के आ सकते हो। ठीक है, पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी इसमें देखने को मिल सकता है। मैनेजमेंट क्या करेंगे? तो कॉग्निटिव स्टिमुलेंट, सपोर्टिव केयर, सेफ्टी मेजर्स और मेडिकेशन जो कि एज प्रिस्क्राइब। नेक्स्ट आता है सुसाइड। सुसाइड, व्हाट इज सुसाइड? अभी नीट का पेपर लीक हुआ, बहुत लोगों ने सुसाइड किया, बहुत स्टूडेंट्स हैं, क्या करें पर। इंटेंशनल एक्ट ऑफ एंडिंग वंस ओन लाइफ, खुद की लाइफ को एंड करना क्या कहलाता है? सुसाइड कहलाता है। सीधी सी बात बोले तो खुद को मारना सुसाइड है। डेथ, रिस्क फैक्टर वही डिप्रेशन हो गया, सब्सटेंस एब्यूज, फैमिली हिस्ट्री, सोशल आइसोलेशन, स्ट्रेस हो गया, सभी इसमें आता है रिस्क फैक्टर में। वार्निंग साइन क्या क्या है? अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है, डेथ के बारे में बातें कर रहा है, मरने के बारे में, तो सुसाइड के वार्निंग साइन हो गए। होपलेसनेस है, होपलेस हो गया मतलब वो, तो वो क्या है? वार्निंग साइन इसके। गिविंग अवे पोजेशंस, विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी। ठीक है, तो वो सभी किसके वार्निंग साइन है? सुसाइड के वार्निंग साइन। अगर पूछ ले वार्निंग साइन ऑफ सुसाइड, तो आप ये 4-5 लिख के आ सकते हो। क्या करें प्रिवेंशन के लिए? तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन, काउंसलिंग, फैमिली सपोर्ट एंड क्राइसिस इंटरवेंशन करेंगे। ये सब हमने पढ़ रखा है बहुत अच्छे से सर। एल्कोहल एंड सब्सटेंस एब्यूज, तो एल्कोहल एंड सब्सटेंस एब्यूज, देखो अगर हम कम मात्रा में कुछ भी लें तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम ज़्यादा यूज ले रहे हैं जिससे कि वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, तो फिर वो एब्यूज़ कहलाता है। ठीक है, एक होता है यूज़, एक तो होता है यूज़, एक होता है एब्यूज़। ठीक है, जैसे एल्कोहल है, कप सिरप हो गई आपको, यूज है उसका। ठीक है, कोडिन वगैरह यूज है उसका, लेकिन अगर हम ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं और वो हार्मफुल हो रही है, तो फिर वो क्या होगा? एब्यूज़ होगा। तो हार्मफुल यूज ऑफ एल्कोहल और साइको एक्टिव सब्सटेंस क्या कहलाता है? एल्कोहल एंड सब्सटेंस एब्यूज़ कहलाता है। क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है? तो फिजिकल इलनेस होगी, उसको बीमार हो सकता है,
मेंटल डिसऑर्डर होगा, सोशल प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक बर्डन भी आएगा भाई। जब ज़्यादा अल्कोहल वगैरह ले रहा है, अलग अलग ब्रांड की पी रहा है वो, तो फिर पैसों की तो कमी आएगी। मैनेजमेंट क्या करे सर, मैनेजमेंट के लिए डिटॉक्सिफिकेशन, नाम सुना होगा डिटॉक्सिफिकेशन का, पढ़ाया भी था मैंने आपको डाइसल्फिराम नाम से, साइकेट्रिक में बताया था डाइसल्फिराम। डाइसल्फिराम थेरेपी, डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, काउंसलिंग हो गया, रिहेबिलिटेशन हो गया, सपोर्ट ग्रुप्स हो गया। प्रिवेंशन क्या करे तो हेल्थ एजुकेशन देंगे, कम्युनिटी अवेयरनेस एंड अर्ली इंटरवेंशन, जागरूकता फैलाएंगे भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP, जो कि 1982 1982 में लॉन्च हुआ था। किसने किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था सर। तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1982। किसके लिए किया, टू एंश्योर दैट मेंटल हेल्थ केयर सर्विस आर अवेलेबल, असेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल पीपल। तो गोल क्या हो गया इसका, गोल क्या हो गया इसका, जी हो गया गोल, मेंटल हेल्थ केयर सर्विस आर अवेलेबल, असेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल पीपल्स। सभी लोगों को मेंटल हेल्थ की सर्विस है वो मिले, उपलब्ध रहे, कम अमाउंट में रहे कि वो उसको अफोर्ड कर सके, ठीक है, हो सके तो फ्री कर दो आप। ये था मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो कि 1982 में लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, तो पहला आ गया कि अवेलेबिलिटी ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज, सभी जगह सभी लोगों को ये सुविधा उपलब्ध हो। इंटीग्रेट मेंटल हेल्थ इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर, कि मेंटल हेल्थ को आप प्राइमरी हेल्थ में कन्वर्ट कर दो ताकि सब तक वो पहुंच सके। प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, प्रिवेंट एंड ट्रीट मेंटल इलनेस, ये इसके क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए। नेक्स्ट दूसरा प्रोग्राम था 2014 में नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसीज। इसके अकॉर्डिंग क्या था, इसमें एक फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। क्या किया कि जो राइट्स हैं, पेशेंट के राइट्स है मेंटल इलनेस के, उसको प्रोटेक्ट करो सर आप। अब 10 राइट बताए थे मैंने आपको, किसके, मेंटल इलनेस के 10 R 10 R बताया था आपको, याद हो आपको कुछ तो बताए कमेंट करके। तो उन राइट्स को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। तो a policy framework introduced by the government of India in 2014 to improve mental health service and protect the rights of people with mental illness, ठीक है। अब इसके क्या क्या गोल है सर, तो इसका गोल हो गया, पहला तो हो गया प्रमोट मेंटल वेलबिंग, सभी क्या हो, मानसिक रूप से मेंटली क्या हो, स्वस्थ हो, वेलबिंग हो। प्रिवेंट मेंटल इलनेस, एंश्योर असेस टू ट्रीटमेंट, ठीक है, सबको ट्रीटमेंट मिल सके। प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ मेंटल इल पर्सनस, ये इसका गोल था। अब इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया, बहुत ईजी है, कुछ समझने का है नहीं सर। आगे चलते अपन इसके ऑब्जेक्टिव्स की देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ सर्विस मिले सबको, सर्विसेज फॉर एवरीवन, प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, जो भी राइट्स बताए थे आपको 10 R, वो सभी क्या हो, प्रमोट हो। बताया था 10 R, लेकिन मैंने आपको बताया था कि उसमें से केवल 6 इंपॉर्टेंट है, 6 तो आपको करना ही करना है, ये भी बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट आता है जो कि फिलहाल प्रेजेंट में वही चल रहा है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। इसमें क्या बताया, इसके अकॉर्डिंग मतलब मॉडिफाई होता गया सब, पहले जो 1982 का था वो मॉडिफाई हुआ, ठीक है, तो अभी ये चल रहा है। द मेंटल हेल्थ एक्ट वाज इंटेक्टेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद मेंटल इलनेस एंड एंश्योर असेस टू मेंटल हेल्थ। देखो सब में वही है, कुछ उसमें बस कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो ये चेंजेस किए गए हैं, फीचर्स वगैरह का चेंजेस है। इसका भी वही ऑब्जेक्टिव्स वही है सेम, कि मेंटल इलनेस जो भी व्यक्ति है उसकी डिग्निटी, उसके रेस्पेक्ट वगैरह को बनाए रखे, एंश्योर ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, प्रमोट कम्युनिटी बेस्ड केयर, ये सब भी उसको मिल सके, है ना। और कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे, गुप्त बना रहे, किसी को बताया नहीं कि ये दिक्कत है, ये है। और सुसाइड अटेम्प्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि पहले क्या था, अगर कोई सुसाइड कर लेता था तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था इस एक्ट के पहले, कि सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और वो बच गया तो फिर उसको जेल होती थी, क्रिमिनल ऑफेंस था कि भाई क्राइम किया है तूने, खुद को मारना है, क्राइम किया है, तो वो करे क्या, ना मरे तो दिक्कत, मरे तो दिक्कत। अब उसको क्या है, फ्री कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बच गया तो अच्छी बात है। तो सुसाइडल अटेम्प्ट नॉट ए क्रिमिनल ऑफेंस, राइट टू मेंटल हेल्थ केयर, नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव। देखो कोई अगर खुद का नहीं करा सकता, मतलब कि 18 साल से अगर कोई छोटा है, कम है एज उसकी बिलो, दूसरी अगर उसका मेंटली डिस्टर्ब है, स्टेबल नहीं है वो, तो उसका कोई प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो उसका नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो उसको ट्रीटमेंट करवा सकता है, मतलब कोई कंसेंट वगैरह हुआ तो उसकी नीड होती है वहाँ पर, ठीक है। ये चला गया। प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट राइट्स, पेशेंट के जो भी राइट है उनको प्रोटेक्ट करना। मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड बनाया गया,
ठीक है, ये बोर्ड बनाया गया है जिसमें कि सभी कंप्लेन हो गई, कोई शिकायत वगैरह करे, ठीक है, तो उन सभी को इसमें रखा गया और उनका सॉल्यूशन भी किया जाने लगा। कम्युनिटी बेस्ड केयर स्टार्ट हुई, तभी तो आप कम्युनिटी में पढ़ रहे हो मेंटल हेल्थ। ओके, और मेंटल हेल्थ हमने पढ़ी थी मेंटल हेल्थ नर्सिंग, तो उसमें भी आया था कम्युनिटी साइकेट्रिक नाम से। तो कम्युनिटी बेस्ड केयर भी प्रोवाइड की जाने लगी। आगे चलते हैं, रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में कम्युनिटी हेल्थ नर्स के क्या क्या रोल है। तो ये सिलेबस में दे रखा है, ये पॉइंट आपको, ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, इन 4 पॉइंट के अकॉर्डिंग ही आपको बढ़ाया गया है। बाकी तो सबका कॉमन एक बता देंगे लास्ट में, जैसे हर बार बताते हैं एग्जाम टाइम पर। जैसे सिलेबस हो जाएगा उसके बाद में फिर यही करेंगे। स्क्रीनिंग, फर्स्ट रोल है स्क्रीनिंग का, कि सबको स्क्रीनिंग करो, क्या बीमारी है क्या नहीं है। आइडेंटिफाई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, कंडक्ट होम विजिट्स, होम विजिट करो, घर घर जाकर आप पता लगाओ कोई बीमारी है नहीं है, डिप्रेशन है, कौन सा शिकार है, कौन सी बीमारी है। इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट, अगर पता चल गया है तो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो। बेसिक काउंसलिंग और इंश्योर मेडिकेशन कॉम्प्लेंस, ठीक है, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो, दवाई वगैरह उसको। फॉलो अप, मॉनिटर प्रोग्रेस, फिर चेक करते रहो कि भाई पहले की तुलना में अभी कोई प्रोग्रेस हुई है या नहीं हुई है पहले के कंपेयर में। होम फॉलो अप विजिट, होम विजिट करते रहो, घर घर जाकर चेक करो इंप्रूवमेंट हुआ नहीं हुआ। फैमिली को एजुकेट करो, एजुकेशन देंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे। रेफरल सर्विसेज, अगर नहीं हो पा रहा है कम्युनिटी हेल्थ नर्स से नहीं हो पा रहा है तो फिर अपन साइकेट्रिक की सर्विस देंगे उसको, कि भाई आगे रेफर कर देंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा आपका लेक्चर था, जो कि छोटा ही रहा है। कैसा लगा कमेंट जरूर करें। रेगुलर क्लासेस आ ही रही है आपको। नोट्स की बात बताई दी आपको, टेलीग्राम बैन चल रहा है अभी, जैसे स्टार्ट होता है आपको नोट्स भी मिल जाएंगे सारे यूनिट्स से। तो पढ़ते रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, खेलते रहे, ठीक है। मिलते हैं लेक्चर में नए वीडियो के साथ। कुछ समझ में नहीं आया कमेंट जरूर करें। राधे राधे।